वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 21 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35th बोर्ड मीटिंग को एड्रेस किया। सन 2000 में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। ऑब्जेक्टिव बहुत ही साधारण सा है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, कुछ इस तरीके से कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रह ही ना जाए। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस इनिशिएटिव के जरिए हम दुनिया भर के देशों को एक साथ इकट्ठा लेकर आते हैं कि टीबी के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव लड़ाई लड़ी जा सके। इन बिटवीन सन 2000 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने एक कॉल फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन को अनाउंस किया, जहां पर 20 कंट्रीज के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस ने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर किया। ये वो देश थे जहां पर टीबी का खतरा ज़्यादा होता है या फिर टीबी बर्डन ज़्यादा है। वहां पर जिस डिक्लेरेशन को ऑप्ट किया गया उसे ही हम एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन बोलते हैं, जहां पर तैयारी की गई कि टीबी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। इस पार्टनरशिप में, इस स्टॉप टीबी पार्टनरशिप में कौन है पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन? 1500 लगभग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस इस इनिशिएटिव में शामिल हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 35th जो बोर्ड मीटिंग रही उसमें क्या हाइलाइट्स रही? सी टीबी, ये एक टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट की किट है जो मेड इन इंडिया है, भारत में ही तैयार की गई है। उसे यहां पर अनवील किया गया। ये जो टेस्ट है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं उन देशों के लिए स्पेसिफिकली जहां पर टीबी का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमने अडॉप्ट पीपल विद टीबी इनिशिएटिव को इस दौरान अनाउंस किया। अडॉप्ट पीपल विद टीबी इनिशिएटिव में हम ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉरपोरेशंस को, इंडस्ट्रीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन इंडिविजुअल्स को इनकरेज करते हैं कि वो जो इंडिया का एक वैल्यू सिस्टम है कलेक्टिविज्म का, कि हम सभी एक दूसरे की मदद को आगे आते हैं, उसके तहत उन्हें हम इनकरेज करेंगे कि आप टीबी इन्फेक्टेड लोगों को अडॉप्ट कर लीजिए, उनके न्यूट्रिशनल और सोशल सपोर्ट को इंश्योर करिए ताकि वो टीबी से जल्दी रिकवर कर पाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में है। सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उन्हें अप्रूव कर दिया है। ना केवल अप्रूव किया बल्कि अपने टारगेट को प्रीपोन भी कर दिया है या एडवांस भी कर दिया है। जैसे होता यह है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड कर देते हैं या फिर मिक्स कर देते हैं। चूंकि एथेनॉल तो हम अपने यहाँ ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उससे हमारा फॉरेक्स बाहर जाता है। लेकिन अगर हम उसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर ले जाएं तो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो 20% तक रिड्यूस हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमने टारगेट तैयार किया कि हम इसे गैसोलीन के साथ ब्लेंड करेंगे, और गैसोलीन के साथ 20% की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसका टारगेट पहले 2030 का था, जिसे हमने अभी एडवांस करके 2025-26 कर दिया है कि हम इसी ड्यूरेशन में ये 20% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। एथेनॉल की बात करें, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है, जिसे अगर जलाया जाए तो ये हीट जनरेट करता है और किसी इंजन को पावर दे सकता है। जो एथेनॉल है इसे हम सुगर केन, मोलासेस, जो भूसी होती है, मीज, मक्का, यहाँ से निकाल सकते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इकॉनमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इन चीज़ों की तो बहुतायता है। इस दौरान अगर हम यहाँ से एथेनॉल निकाल पाते हैं और हम इसे पेट्रोलियम में ब्लेंड कर पाएं, तो जो हमारा फॉरेक्स बाहर जाता है या जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ा बहुत कम तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि किसी व्हीकल के इंजन को पावर देने के लिए हमें ज़्यादा एथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन टू पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल। इसके अलावा ये बाई प्रोडक्ट्स भी रेसिड्यू के तौर पे निकालता है। इससे होगा ये कि ये किसी भी व्हीकल के इंजन को कोरोड या डैमेज कर सकता है। इसीलिए आप एक सामान्य पेट्रोल इंजन में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें उस इंजन में कुछ बदलाव करने होंगे।
ताकि उस इंजन की इफिशियंसी या यूजेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अगर हम ये बदलाव करते हैं कि हम पेट्रोल में 20% की ब्लेंडिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स हैं उसमें भी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चेंजेस करने होंगे। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की बात करें, सन 2000 में इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इसके प्रोग्राम को लॉन्च किया, जहां पे प्लान ये था कि हम पेट्रोल में 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। हालांकि 2013-14 तक हम महज 1.5% की ब्लेंडिंग को ही इंश्योर कर पाए थे। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया कि हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट 2022 के एंड तक पूरा करेंगे और 20% का 2030 तक। सेंटर ने 5% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 तक बायोडीजल का डीजल में भी रखा है। ये जो 30% का 2030 तक 20% का टारगेट था, इसे ही अभी घटा के 2025-26 कर दिया गया है। तो इस लिहाज से भी ये न्यूज़ में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी काउंसिल के प्रपोजल को लेकर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रपोजल्स ना तो सेंटर और ना ही स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को पोर्ट्रे किया कि भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक संस्था इतनी प्रभावी नहीं होगी कि वो राज्यों के ऊपर बाइंडिंग डिसीजंस दे। स्पेसिफिकली हम जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स ये इक्वल हैं, साइमल्टेनियस हैं और दोनों के पास अपनी यूनिक पावर्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट लेजिस्लेचर कम पावरफुल है, ऐसा नहीं है। दोनों को उनकी जगहें दी गई हैं। इसीलिए जो लॉज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ना तो यूनियन के ऊपर और ना ही सेंटर के ऊपर। इस संस्था के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी वो परसुएसिव हैं। परसुएसिव का मतलब ये होता है कि आप परसुएट कर लीजिए कि जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो अच्छी हैं और उन्हें फॉलो किया जाए। बाध्यकारी तो ये कतई नहीं हो सकता, राज्यों के ऊपर भी नहीं। एपेक्स कोर्ट ने ऐसा करते वक्त गुजरात हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहेल्ड किया या फिर कंफर्म किया, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो ओशन फ्रेट आता है, इंडियन इंपोर्टर्स अगर किसी देश से सामान मंगा रहे हैं तो उन्हें आईजीएसटी पे करने को कहा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस संबंध में लॉ बनाया था। यहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लॉज नहीं बनाए जा सकते और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया है कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया, महज इस आधार पे आईजीएसटी के संबंध में लॉज केंद्र बना के राज्यों के ऊपर इंपोज नहीं करेगा। जो कोर्ट है वहां पे आर्टिकल 246 ए को भी एम्फेसाइज किया गया, जो स्टेट्स को पावर देता है कि वो जीएसटी के रेफरेंस में लॉ बना सकते हैं। जहां पे ये कहा गया है कि स्टेट और यूनियन दोनों इक्वल यूनिट्स हैं और दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर्स होंगी जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की। मतलब जब अपना कोर्ट जजमेंट दे रहा था तो उन्होंने आर्टिकल 246 ए को भी हाईलाइट किया। आर्टिकल 279 यानी कि 279 ए भी संज्ञान में लिया गया। 279 ए यहां पर यह कहा गया है कि ना तो सेंटर और ना ही स्टेट एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों का अपना एक एरेना है। तो आप इस तरीके से जीएसटी लॉज के इंपोजिशंस नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जो जजमेंट है उसने ये भी कहा कि जो सेंटर है उनके पास, ये स्वाभाविक सी बात है कि पावर में एक लार्जर शेयर होता है, लेकिन ये जो स्टेट्स की पावर्स हैं उनको रिड्यूस नहीं करता। आफ्टर ऑल कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है यानी कि संघवाद है, यहाँ पे कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में डायलॉग को तवज्जो दी गई है। यहाँ पर जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके पास लिबर्टी है, उनसे जो भी बातचीत होनी है वो परसुएशन के बेसिस पे होगी, जहाँ पे कोलैबोरेशन और कंटेस्टेशन दोनों ही अलाउड होगा। मतलब वो केंद्र के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि हम आपसे इस मुद्दे पर असहमत हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंगोंग लेक के बारे में है, जिसे पेंगोंग सो भी कह दिया जाता है। इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो ब्रिज चाइना बना रहा है पेंगोंग सो लेक के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर। एंड दैट इज द रीजन कि पेंगोंग सो लेक या फिर पेंगोंग सो कह लीजिए, लेक कह लीजिए, वो फिर से न्यूज में है। ये अक्सर न्यूज में रहता है बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन है भारत और चाइना के बीच में। यहां पर आपको दिख रहा है लेह और यहां पर है पेंगोंग लेक। पेंगोंग सो इसका मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक, मतलब जो पेंगोंग है इसका मतलब लद्दाखी लैंग्वेज में कॉन्क्लेव होता है, और लेक सो मतलब TSO यहाँ पे टी साइलेंट होता है, तिब्बतियन लैंग्वेज के शब्द हैं। ये लेक 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और 135 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर देखिए जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तक एक्सटेंडेड है और जिसकी हाइट 6,000 मीटर के आसपास है, जिसमें K2 जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक है
वो भी यहीं पर इसी रेंज में आती है, वो पेंगोंग सो लेक के नदन बैंक पे आके खत्म होती है। जो इसका सदर्न बैंक है वहां पर भी आपको मिलता है एक ब्रोकन माउंटेन रेंज, जिसका स्लोप आपको साउथ में जो स्पांगूर लेक है उसकी तरफ मिलेगा। जो लेक का पानी है वैसे तो देखने में आपको ये दिखेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ, लेकिन ये ब्रैकिश है, मतलब आप इसे पी नहीं सकते। यहाँ डिस्प्यूट का कारण क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। वैसे तो ये आपको लैंड एरिया पे मिलती है, लेकिन एक हिस्सा ये है पेंगोंग सो का या पेंगोंग लेक का, जहां पर ये एक वाटर बॉडी के रूप में एग्जिस्टेंस में है और ये पानी के हिस्से से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों के अपने अपने क्लेम्स हैं, भारत के अपने क्लेम हैं, चीन के अपने क्लेम्स हैं। दोनों ही साइड्स अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बाउंड्रीज को मार्क करते हैं। इंडिया 45 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पेंगोंग सो का, उसे कंट्रोल करता है, जबकि बाकी हिस्सा चाइना के पास में है। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन रहता है भारत और चीन के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी हाल ही में कहा कि वो 2 और सीट्स इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करते हैं जो वो गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगरी के बच्चों को दे सकते हैं। AICTE के अकॉर्डिंग गिफ्टेड चाइल्ड कौन होता है? गिफ्टेड चाइल्ड आपको समझ में आ रहा है, कहते हैं ये बच्चा गिफ्टेड है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ है, स्किल है, नॉलेज है, उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई को लेकर बहुत क्यूरियस है, जो किसी भी मुद्दे को उसकी डिटेल्स के बियॉन्ड जाके डिस्कस करता है, क्वेश्चंस के स्कोप के बाहर जाके उस पर बातचीत कर सकता है, वो कीन ऑब्जर्वर है किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को लेकर। वो कोई जैसे स्ट्रक्चर्ड कोई मटेरियल है उसे तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्रक्चर्ड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर लेता है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और समझता है। ऐसे बच्चों को गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। क्राइटेरिया क्या है जब किसी बच्चे को गिफ्टेड चाइल्ड माना जाता है और उसे कोई स्कॉलरशिप या फिर इस प्रकार की सीट्स दी जाती है? उसे कोई प्राइज मिला हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन का, या फिर किसी प्राइवेट बॉडी से जिसे सरकार रिकॉग्नाइज करती हो, या फिर उसने गवर्नमेंट एजेंसी से कोई फंडिंग रिसीव कर रखी हो किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए, या फिर उसके पास हाई क्वालिटी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल उसके पब्लिश हो चुके हों किसी पब्लिकेशन में जिसमें वो फर्स्ट ऑथर हो, उसके पास कोई पेटेंट हो किसी इंडियन या इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस का, वो किसी ऐप को ओन करता हो, वो गूगल, एप्पल, विंडोज स्टोर का हो सकता है, या फिर उसने कोई टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन प्रोडक्ट तैयार किया हो जिसके 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हों। गिफ्टेड चाइल्ड के बच्चों को, ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इन्हें कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ सीट्स होती हैं इंस्टीट्यूशंस में जो उनके रिजर्व हो जाती हैं, उन्हें आसानी से एडमिशन्स मिल जाते हैं। फर्दर जो एडमिशन्स दिए जाते हैं उनको इस कैटेगरी में उनकी ट्यूशन फीस को भी समाप्त कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, बाकी जो सप्लीमेंट्री फीस होती है वो उन्हें देनी होगी। यहाँ पे देखिए अंतर बताया गया है ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड के बीच में। ब्राइट चाइल्ड सिंसियर और हार्ड वर्किंग होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड स्टडीज़ को लेकर क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है। ब्राइट चाइल्ड क्विक आंसर्स देता है क्वेश्चन के, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड जो क्वेश्चन की लिमिट है उसके बियॉन्ड जाके डिस्कशन करने में कैपेबल होता है। ब्राइट चाइल्ड सिलेबस को अच्छे से पढ़ता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड सिलेबस के बियॉन्ड जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ब्राइट चाइल्ड हमेशा अच्छा स्कोर करता है और जो प्रैक्टिस टास्क हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड को अगर आप रिपीटेटिव टास्क देंगे तो वो केयरलेस मिस्टेक्स करता रहेगा। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो हाई रैंकर होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड क्लास ग्रुप के अलग हो जाता है, क्लास ग्रुप से अलग हो जाता है बिकॉज उसका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो क्लासमेट्स को एंजॉय करता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड उनके लिए एक पीयर की तरह काम करता है, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाता है, गाइड कर पाता है। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को एब्जॉर्व करने में बहुत तेज़ी से कैपेबल होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड वो नए आइडियाज़ को प्रपोज करता है, नॉट जस्ट कि वो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एब्जॉर्व कर रहा हो। ब्राइट चाइल्ड किसी भी क्लास में दिए गए प्रॉब्लम को बहुत ही तेज़ी से अलर्टनेस के साथ रिस्पॉन्स कर पाता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड कीन ऑब्जर्वर होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। ब्राइट चाइल्ड क्लासरूम नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है, जबकि जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपने हिसाब से बात करेगा, वो हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाके बात करे। ब्राइट चाइल्ड किसी भी चीज़ की मीनिंग को ड्रॉ करने में बहुत ही स्पेसिफिकली कैपेबल होगा, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड वो इन्फेरेंस ड्रॉ करता है, मतलब वो किसी चीज़ के निष्कर्ष को निकालने में सक्षम होगा। ब्राइट चाइल्ड वो वेल स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस या नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड वो नॉन स्ट्रक्चर्ड और नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर लेगा। ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है किसी ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5G टेस्ट बेड के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। इसके माध्यम से जो स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने कोई 5G प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो जो प्रॉपर पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करता है कि नहीं, उसके लिए इन्हें अभी अब्रॉड में जाके जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन पे
उस चीज को, प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का टेस्ट बेड है जहां पर 5G टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा सकेगा। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें IIT मद्रास शामिल है। इससे इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिल जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को वैलिडेट कर पाएंगे और उन्हें फॉरेन फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। 5G टेस्ट बेड जो इंडिया में है, ये भारत में 5G नेटवर्क के इंस्टॉलेशन में मददगार साबित होगा। इन बिटवीन बात करेंगे 5GI के बारे में। 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं 5GI, ये लोकली डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे डिजाइन किया है IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायर टेक्नोलॉजी के द्वारा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक्चुअली में 5GI इंडिया का 5G है। आई विल से कि 5G के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें ITU डिसाइड करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, कि आप ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तब आपको मान्यता दी जाएगी कि आपके पास 5G टेक्नोलॉजी सही तरीके से वर्केबल कंडीशन में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना एक मैकेनिज्म सेट कर रखा है विद स्टैंडर्ड कि वो 5G टेक्नोलॉजी या उसका इंफ्रा देने में कैपेबल है। इंडिया ने अभी हाल ही में ITU से 5GI के लिए मान्यता ले ली है। तो 5GI इंडिया का 5G सिस्टम है जो कि भारत में 5G का जो भी नेटवर्क है उसे स्टैब्लिश करेगा, स्प्रेड करेगा ITU के पैरामीटर्स और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ये 5G स्टैंडर्ड जो ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे होगा जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा। इस नेटवर्क के यानी कि 5GI के क्या फायदे होंगे? 5GI काफी वाइडन तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हम इससे गांवों में भी आसानी से कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएंगे। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, जो ग्लोबल 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है उनकी तुलना में। इसमें लैग बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्दर ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे जो सिटीज़ हैं बिल्कुल वैसे ही ये रूरल पार्ट ऑफ कंट्री में भी इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये तो 5GI के फायदे होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट के बारे में है। ब्रिटेन बेस्ड एक NGO है, 5 राइट्स इसका नाम है। उन्होंने एक सेफ्टी टूल किट तैयार की है कि बच्चे जब ऑनलाइन किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस सेफ हो। इसे 5G राइट फाउंडेशन जो कि एक NGO है उसने तैयार किया है। इन्हें सपोर्ट मिला है अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूरोपियन यूनियन और जो अन्य ग्लोबल चिल्ड्रन राइट्स NGO हैं उनका। यहाँ पे इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में जो बच्चों की नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है और प्रॉपर एक टूल किट तैयार किया है कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। एक प्रॉपर रोड मैप है जहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको आधार बना के ही इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है। इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके सभी देश अपने यहाँ भी ऑनलाइन सेफ्टी को बच्चों के लिए इंश्योर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के बारे में है। हाल ही में लैंसेट में एक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई जिसमें यह बताया गया कि जो लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस होती है जो कॉज होती है RSV के माध्यम से, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अकेले 2019 में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख बच्चों की मौत इसकी वजह से हुई है। काफी अलार्मिंग सिचुएशन है RSV को लेकर। RSV बहुत ही कॉमन तरीके का एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि सांस लेने की जो पूरी स्थिति है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत अनयूजुअल है कि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो, मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चे को कम से कम एक बार तो RSV की प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये नोज, थ्रोट, लंग्स और ब्रीदिंग पैसेज को इन्फेक्ट करता है। कोई बच्चा अगर किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में आ जाए जिसको ये प्रॉब्लम है तो कफिंग, स्नीजिंग या किसिंग ऐसे माध्यम से ये जो बॉडी फ्लूइड है उनके माध्यम से दूसरे बच्चे को भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में एक एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल में ली जाती है, दैट इज पैलिविजुमाब, जो कि RSV इलनेस में कारगर साबित होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में गुजरात में इसका एक रीजनल ऑफिस सेट किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है NDB के द्वारा। ये भारत में फंडिंग को देखेगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा, न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी यही ऑफिस इन सारी गतिविधियों को मॉनिटर करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे स्टैब्लिश किया ब्रिक्स के 5 देशों ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्ड है चाइना के शंघाई में। बात करें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की हिस्ट्री की तो इसके बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बातचीत की गई 2013 में जब ब्रिक्स की 5वीं समिट हो रही थी साउथ अफ्रीका के डरबन में। फाइनली इसे 2015 में लॉन्च कर दिया गया जब ब्राजील के फोर्टलेजा में 6th ब्रिक्स समिट हुई। तब 2018 में NDB को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया। वर्ल्ड बैंक, जहां पे किसी भी कंट्री का जो वोटिंग शेयर होता है वो उसके कैपिटल शेयर के बेसिस पे होता है, जो कि हर देश का अलग अलग होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर देश के पास एक वोट होता है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं होता।
यहाँ पे पैसे को या रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाता है कि हम दुनिया भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन्हें सस्टेनेबल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर पाएं और एफर्ट्स कर सकें जो बाकी के मल्टीलैटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो भी एफर्ट्स हैं उनको हम सप्लीमेंट भी कर पाएं। रिवीजन करते हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप 2000 में शुरू हुआ, सही है। जीएसटी काउंसिल, इनके प्रपोजल्स बाइंडिंग होंगे सेंटर एंड स्टेट पे, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला नहीं होंगे। चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, गलत है। इसे एक एनजीओ ने लॉन्च किया है, दैट इज 5 राइट। 5GI, इसे आईआईटी हैदराबाद, मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, ये सही है। एनडीबी, यहाँ पे वोटर्स को वोटिंग राइट कैपिटल शेयर के बेसिस पे दिया जाता है, गलत है। हर कंट्री को एक वोट होता है। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।